नमस्कार, प्री बजट 2026 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। बजट को लेकर उम्मीदें बहुत हैं क्योंकि अगला एक साल और देश के बहुत सारे साल एक बजट के ऊपर, एक वित्तीय जो बजट होता है साल भर का, केंद्र का जो बजट होता है उस पर निर्भर करता है। इसके साथ में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, टैक्स में आपको छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, एग्रीकल्चर को क्या मिलने वाला है, एजुकेशन को क्या मिलने वाला है, उद्योग को क्या मिलने वाला है, इस पे सभी की नजरें हैं। बिजनेस कितना ग्रोथ कर पाएगा, कितना नहीं कर पाएगा, देश की जीडीपी कैसी रहेगी, हर एक संभावना पर नजर रहती है बजट आने से पहले। और इसी को लेकर अब हम चर्चा जो है वो आज की कर रहे हैं क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है आपसे इससे जुड़े मुद्दे पर बात करना। और एक्सपर्ट जो हैं हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं। परिचय मैं आपका इनसे करवा देता हूं। प्रोफेसर अशोक कुमार जी हैं, प्रेसिडेंट है भी सोशल रिसर्च फाउंडेशन कानपुर के। इससे पहले एक्स वाइस चांसलर रहे CSJMU एंड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कानपुर के भी। इसके साथ ही डॉक्टर CB यादव जी हैं हमारे साथ में, असिस्टेंट प्रोफेसर इस समय पब्लिक एडमिन डिपार्टमेंट RU के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और एजुकेशन के सेक्टर को आपने काफ़ी अच्छे से कवर किया है, जीवन भर का बहुत बड़ा आपका जो पार्ट था वो उसमें आपने लगाया। इसके साथ में ही सोशल एक्टिविटी को लेकर भी CB यादव जी ने भी बहुत काम किया है। तो आप दोनों के अलग अलग जो विचार हैं हम चाहते हैं वो दर्शकों तक पहुंचे। और साथ ही बजट को लेकर हम क्या कुछ संभावनाएं हमें तलाशनी है या हमें नज़र आती है जो कि हम रख सकें यहाँ पर। और तमाम जो दर्शक लगातार हमारे पास में मैसेज भेज रहे हैं, कमेंट लगातार उनके जो आते रहे हैं कि बजट से पहले जो चर्चा होगी उसमें हमारे सवालों को आप शामिल कीजिए, तो उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार शामिल करें। आपको क्या कुछ मिलेगा इसके लिए भी एक चर्चा होगी इस पूरे विषय के दौरान। सबसे पहले मैं अशोक कुमार जी आपके पास आना चाहूँगा। बजट को लेकर संभावनाएं बहुत सारी हैं। आपसे मैं 30 सेकंड की सबसे पहले एक प्रतिक्रिया चाहूँगा कि क्या आपको लगता है 2026 में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की तरफ से होना चाहिए? मैं समझता हूँ कि 2026 में जो आम नागरिक है, विशेष तौर से जो मिडिल क्लास है, वो हमेशा ये बात की आशा रखता है कि उसको इनकम टैक्स में रिलीफ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके उतनी मिलनी चाहिए। और जो वो सेविंग्स करता है उसमें भी जो उसको इंटरेस्ट मिलता है उसका रेट अगर बढ़ जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। मिडिल क्लास की एक बहुत बड़ी आशाएं रहती हैं। उसी प्रकार से जो पेंशनर्स हैं जी, उनको भी बहुत सी आशाएं रहती हैं कि उनको टैक्स में रिलीफ मिले जाए। और इस प्रकार से जो सीनियर सिटीजन्स हैं जी, उनको विशेष तौर से एक विशेष सुविधाएं जो मिलनी चाहिए। पूर्व में आप जानते हैं कि रेलवे में कंसेशन मिलता था, वो बीच में किसी कारणवश बंद हो गया, तो वो एक बार अगर पुनः उनको इस बात का ये रिजर्वेशन का और रेलवे में टिकट में कंसेशन मिल जाए तो अच्छा होगा। तो संभावना और बढ़ेगी पब्लिक के लिए जी। और शिक्षा के क्षेत्र में जो हम जानते हैं वो ये है कि इसको जब हमको एक विकसित भारत बनाना है, जो 2047 का हमारे लक्ष्य है, तो एक जो मुख्य बात है कि मैं समझता हूँ कि बजट जो है वो हमेशा ये आशा की जाती है और सरकार भी अपनी तरफ से हर वर्ष कुछ अच्छी चीज़ें लाता है, अच्छा बजट बनाता है। लेकिन जो मुख्य बात है जी, वो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं हो पाता, वो नहीं बहुत इम्पोर्टेंट है। उम्मीद बहुत सारी होती है, कागजों में बहुत कुछ होते हैं, काले अक्षर बहुत सारे होते हैं, पर वो इम्प्लीमेंट कैसे हो इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा अशोक कुमार जी ने, और इसी का इंतजार हमें रहेगा कि इस बार क्या कुछ इसमें शामिल होगा। चर्चा पूरी करेंगे, पहली प्रतिक्रिया एक बार इसमें शामिल करने की बात हम कर रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने इनकम टैक्स को लेकर कहा कि पब्लिक की जान वहीं अटकी हुई है, बिल्कुल सही कहा आपने। कमजोर कड़ी जो है वो आपने पकड़ी और बताई, क्योंकि पिछली बार 12 लाख तक टैक्स फ्री की बात की गई थी बजट में, तो मिडिल क्लास को बहुत सारी उम्मीद कर रहे हैं कि 15 लाख तक पहुंच जाए, कुछ छूट वहां तक मिल जाए। CB यादव जी, आपसे पहली प्रतिक्रिया चाहूंगा कि बजट को लेकर क्या संभावना आपको नजर आती है? कृपाशंकर जी, एक तो मैं इसे थोड़ा सा करेक्ट करना की कोशिश करता हूँ कि बजट एस्टिमेट इनकम और एस्टिमेट एक्सपेंडिचर होता है एक फाइनेंशियल ईयर का, लेकिन इनकम का पार्ट जो आप कह रहे हैं कि इसमें छूट, वो तो बजट से दूर कर दिया GST के आने के बाद में, क्योंकि अब उसका फैसला GST काउंसिल करती है। बजट में तो वो चीज ही नहीं होती है। अब तो बजट नहीं रहा, केवल जो टैक्स आएगा उसका अनुमान, जो एक एस्टिमेट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन रह गया है। और उस डिस्ट्रीब्यूशन में मेरी ये अपेक्षा है कि आज चूंकि गांधी जी की शहीदी दिवस भी है, तो उन्होंने हमारा पूरा संविधान जो है वो सर्वोदय की एक संकल्पना पे है, जिसका मीनिंग ये होता है कि जो समाज की जो लास्ट पायदान पे जो लोग खड़े हैं
उनके पास वितरणात्मक न्याय हो, उनके पास आनुपातिक रूप से ज़्यादा पहुँचे। और हमारे प्रयासों के बावजूद अगर अनइक्वलिटी लगातार बढ़ रही है तो वो सबसे पहली प्राथमिकता में हो, वो गरीब व्यक्ति हो, वो जैसे मनरेगा के श्रमिक हो, वो किसान हो, या वो जो अन्य तरह के से जो ऑपरेस्ड ग्रुप है, वो सबसे प्राथमिकता पर रहे ताकि हम उसको कम कर सकें। और जो 3 पिलर जो बहुत जिनके इंडिकेटर्स हमारे बहुत ही खराब स्थिति है, एक है मल न्यूट्रिशन। ये स्थिति हमारी इस आज भी मतलब अगर हम 70 साल बाद में भी अगर 40% बच्चे अगर कुपोषित है, कम वजन के हैं, तो इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरह से जो हंगर इंडेक्स में अगर हमारा स्थान 100 से भी नीचे जा रहा है तो ये बहुत चिंताजनक है। और रही सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन और हेल्थ। ये 2 पॉइंट और है जिन पे मुझे लगता है कि आपकी बहस में हम और आगे चर्चा करेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए ये बिल्कुल सच में केंद्र बिंदु होने चाहिए, ताकि क्योंकि यूथ जो है उसके ऊपर ही आने वाली पूरे देश का विकास निर्भर करता है, अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। तो ऐसे में अगर उसे हम मजबूत नहीं करेंगे, छोटे बच्चों को हम मजबूत नहीं करेंगे, एजुकेशन को मजबूत नहीं करेंगे, तो फिर विकसित भारत की हम बात कैसे कर सकते हैं। आने वाले समय में जो महाशक्तियां हैं उनके बराबर खड़ा होना है, उनसे आगे निकलने का सपना हम कैसे देख सकते हैं, तो ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब एजुकेशन सेक्टर से शुरुआत हम करते हैं। अशोक कुमार जी, आपके पास ये आना चाहूँगा। उम्मीद ये है 2026 में कि जीडीपी का लगभग 6% जो है वो एजुकेशन सेक्टर पर खर्च किया जाए। पिछली बार भी ऐसी बातें की जा रही थी, लेकिन वो आंकड़ा जो था लगभग 4% के आसपास ही अटक के रह गया। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा संभव है? क्या ऐसी संभावनाएं बनती हैं या होना चाहिए ऐसा? तो हो तो कैसे हो? ये आपने बहुत ही एक अच्छा प्रश्न किया। और जैसा कि आपने कहा कि पिछले वर्ष ही नहीं, 1966 में जब कोठारी कमीशन बना था जी, उस कमीशन से बात चल रही आ रही है कि 6% जो है वो हमको शिक्षा पे खर्च करना चाहिए। और आज 2026 की बात कर रहे हैं। और बात वहीं की, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि योजनाएं बहुत बनती हैं और कहते भी हैं। आपकी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये बनी थी, इसमें भी कहा कि 6% जो है वो जीडीपी का शिक्षा में खर्च होगा। लेकिन अभी भी जो आंकड़ा 3% या 3.5% से ज़्यादा नहीं है। तो हम जो इस बात को सोचते हैं, और आज जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई, आपने बताया डिजिटलाइजेशन हो गया हमारा, और एआई आ गया। इन सब के लिए हमें आधुनिक लैब चाहिए, ब्रॉडबैंड चाहिए, विकसित टेक्नोलॉजी चाहिए। और इसके लिए जब तक हम इसमें निवेश नहीं करेंगे तब तक हमको युवाओं को हम लाभ प्रदान नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ये जो शिक्षा में जो ये हम इसको खर्च न समझे, इसको एक इन्वेस्टमेंट समझे, एक निवेश समझे। और युवा के भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है कि हम अपने जीडीपी का 6%, आज जितने भी विकसित देश हैं और प्रोडक्टिव निवेश है, इसका रिजल्ट मिल सकता है। जी हाँ, रिजल्ट मिलेगा। और क्योंकि आधुनिकीकरण के लिए हमें ये आवश्यक है कि हम अपने उपकरणों को आधुनिकीकरण दें, अपने प्रयोगशालाओं में आधुनिकीकरण लाएं। तो इन सब के लिए निवेश की आवश्यकता है। और आज आप जानते हैं कि केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं, लेकिन राज्य विश्वविद्यालय जो हैं वो बहुत आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, जूझ रहे हैं। और हम उन्हें कन्वर्ट नहीं कर पा रहे कि कैसे उनको वापस से डेवलप किया जाए, क्योंकि जो स्थितियां उनकी हो गई हैं उन्हें इस स्थिति से बाहर निकालना ही बहुत बड़ी सरकार के लिए चैलेंज हो गया है। नहीं हो पा रहा, उससे क्यों नहीं कर पा रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल अशोक कुमार जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आपके पास आना चाहूँगा सीबी यादव जी। जैसा कि जीडीपी को लेकर उन्होंने कहा कि ग्रोथ जो है 90 के दशक से हम उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन आज तक संभव नहीं हो पाई। कारण क्या आपको एक समझ में आता है? एक टिप्पणी इसके ऊपर आपकी भी चाहूँगा कि क्यों नहीं हो पाया, क्या लगता है? जीडीपी विकास दर के संदर्भ में या शिक्षा के संदर्भ में? जीडीपी विकास दर के संदर्भ में। बेसिकली जो जीडीपी की पूरी अवधारणा है, वो अवधारणा ही मुझे कई बार ऐसा लगता है कि उसमें हम विकास का जो सपना देख रहे हैं वो नहीं है। जीडीपी की अवधारणा में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपके पास डिमांड कितनी क्रिएट है आपकी इकोनॉमी में। और डिमांड क्रिएट होती है वो कैसे होती है? जब तक आपके जो आम नागरिक है उसकी जेब के भीतर पैसा होगा तब वो खर्च करेगा अपनी दैनिक जरूरतों के ऊपर। अगर बहुत अमीर लोगों के पास बहुत पैसा खर्च होगा तो वो केवल विलासिता पे खर्च करेंगे, वहां से डिमांड क्रिएट नहीं होती है। तो हमेशा से जब हम ऐसी बजट बनाए जिससे कि आम नागरिक और विशेषकर समाज का वो तबका जो
जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं भी नहीं जुटा पाता है, उसके पास हम कैसे पैसा पहुंचाए हैं पर शिक्षा इकोनॉमी में में। क्यों नहीं इन्वेस्ट कर पा रहे इतना? मैं वो शिक्षा पे वहीं आ रहा हूँ। पहले तो आप कह रहे हो कि ग्रोथ रेट क्यों नहीं बढ़ रही। ग्रोथ रेट का बहुत क्लियरली बिल्कुल सीधी सी बात है। हाँ, क्योंकि जब तक खर्च नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड क्रिएट तो वहां से होती है। और जो शिक्षा की बात है वो बहुत ही चिंताजनक है। मुझे लगता है बजट सिर्फ प्राथमिकताओं का नाम होता है। बजट में कोई ऊपर से कोई भगवान हमको कोई चीज नहीं देता। हमारे पास जो एक खजाना है जो हमने टैक्स से कलेक्शन किया, उसमें हमारी प्रायोरिटी क्या है। और अगर हम जैसे बताया सर ने कि पहला कोठारी आयोग ने 6% का कहा था, अभी हम 3-3.5% के आसपास है। 55 लाख के बजट में 1.2 लाख करोड़ का हमारा अभी तक ढांचा है। तो आप सोचिए कि हमारी प्राथमिकता चाहे कोई सरकारें रही हो कितनी कम रही है। अब तक तो ये 10% के आसपास आ जाना चाहिए था। दुनिया के जितने बढ़िया देश है जिनका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत ऊंचा स्थान है, हमें कम से कम उसको तो फॉलो करना चाहिए। तो अगर हमने कौन सा ग्रोथ का एक विकास का पैमाना बना लिया, क्योंकि जो पहले बेहतर विकसित जैसे आयरलैंड है, डेनमार्क है, ग्रीस है, ये ऐसे देश है, मतलब नीदरलैंड है, नॉर्वे है, नहीं मैं ग्रीस का नाम तो गलत बोल रहा हूँ, वो ऐसे देश है जहां आप देखेंगे कि एजुकेशन पे 10-12% तक है, हेल्थ पे 4-5%, 8% तक है। तो हमारी प्राथमिकता में एजुकेशन अभी भी क्यों नहीं आई, ये मैं सोचने पे मतलब मुझे लगता है कि क्यों हमारे नीति निर्माता ऐसी नीतियां बना रहे हैं। दशकों से लोग सोच रहे हैं, लेकिन इस पे इम्प्लीमेशन सच में आप नहीं हो देखिए पा रहा। रिसर्च पे सबसे इम्पोर्टेंट है। रिसर्च तो वो चीज है जिससे से सारा इनोवेशन निकलता है। रिसर्च पे 0.7% जो खर्च है इस समय, वो अभी घट के अभी वो 0.61% के पास आ गया। मतलब जो रिसर्च पे ही तो पूरे देश का इनोवेशन है। बिल्कुल सही बात है। और स्टेट यूनिवर्सिटीज की तो मैं भी उसका एक पार्ट हूँ। उनकी तो हालात ऐसी हो गई है कि जैसे ऐसी नीतियां चल रही है कि स्टेट यूनिवर्सिटीज को धीरे धीरे इनको घाटे में करके इनको वित्तीय दिवालिया करके बंद किया जाए और बड़ी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोल दी जाए। और उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो लूट का तंत्र है वो मुझे लगता है कि उसे तो अब हमको बंद करना चाहिए। आज मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेरी बिटिया है, आप देखिए एनुअल फीस केवल 23 लाख, हॉस्टल फीस 4 लाख, पूरा का पूरा एमबीबीएस जो सिंपल ग्रेजुएशन है उसकी टोटल फीस 1.2 करोड़ रुपए। आप इतना बड़ा, फिर पीजी करेंगे तो 2 करोड़ और, तो आप कहाँ पे ये चीजें जाएगी, यही स्थितियां होगी। तो फिर मैं तो समझ नहीं रहा कि हमारी सरकारों की नीति निर्माता क्या है। ये है कि देखिए कोई भी नीति बनती है या कोई भी बजट बनता है, मैं समझता हूँ अच्छा बनता है। सरकार अपनी तरफ से अच्छा प्रयास करती है और अच्छा बजट बनाती है, अच्छी नीतियां बनाती है। जी। जो बेसिक इशू है, जो पहले भी मैंने कहा कि उसकी जो क्रियान्वती है ना, इम्प्लीमेंटेशन पार्ट नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो जो नीतियां बनती हैं वो शायद ग्राउंड रियलिटी से दूर होती हैं। बिल्कुल सही। वी डोंट एक्सेप्ट ग्राउंड रियलिटी। अभी जैसे आपने मेडिकल की बात करी, आपने भी सुना होगा कि सरकार ने पिछले बजट में करीब 10,000 मेडिकल सीट्स बढ़ाई थी। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है, बिकॉज वी नीड डॉक्टर्स। लेकिन अब देखिए क्या हुआ, अब की बार आपने देखा कि 18,000 सीट्स जो हैं वो पीजी में खाली रह जाती। हमने क्या किया, उसका परसेंटाइल कम कर दिया। जी। बात ये है जानने की कि छात्र एडमिशन क्यों नहीं लेते, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपने कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी और एडमिशन तो है पर वो प्राइवेट में जा रहे हैं। तो वो क्यों जा रहे हैं? इसलिए जा रहे हैं कि आपने देखा कि हमने एक मेडिकल कॉलेज की संख्या बहुत बढ़ा दी जी। इतनी ज़्यादा बढ़ा दी, कह दिया हर डिस्ट्रिक्ट में खुलेगा, अच्छी बात है। लेकिन आपके पास इतने एक्सपर्ट हैं ही नहीं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट। उससे क्या हो गया है कि हमारे पास जो है, देखिए एक 12वीं क्लास का लड़का जब MBBS में जाता है जी। तो उसका कहीं भी एडमिशन हो जाए वो चला जाता है। लेकिन जो पीजी में जो बच्चा जाता है उसने 5 साल MBBS में पढ़ा है, उसको देश के हर मेडिकल कॉलेज के बारे में मालूम है कि कहाँ पर फैकल्टी नहीं है, प्रॉपर हॉस्पिटल नहीं है। तो वो जब उसका एडमिशन होता है तो उसको अगर वो मेडिकल कॉलेज मिलता है तो वो नहीं जाता। बहुत सी दफ़ा होता है कि आप देखते हैं कुछ ऐसे विषय हैं
एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, जिसमें कि वो सोचता है कि इसमें हमारा मॉनिटरी गेन नहीं होगा आगे जाकर, तो वो ऑप्ट नहीं करता। यानी पैसा कमाना बहुत बड़ा जरिया हो जाता है। जब कोई 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है या 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, तो उसका फोकस फिर मेडिकल को आगे बढ़ाने की बजाय कहीं ना कहीं उस कर्जे से निपटना होगा जो उसके घर वालों ने लिया। यानी किसी ने मकान बेच दिया, किसी ने लोन ले लिया, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों का फोकस जो है सिर्फ पैसे कमाने पे हो जाता है, और पैसा कमाने के लिए फिर क्या होता है कि मेडिकल महंगा हो जाता है। आपने मेडिकल की बात की, मैं अपने एक बहुत ही मतलब सीरियस बात करना चाहता हूँ यहाँ पर। आप जानते हैं कि मेडिकल के एडमिशन के लिए कितना कंपटीशन होता है। करीब 20 लाख लड़के बैठते हैं जी, और 1 लाख लोग आते हैं, क्योंकि सीट्स इतनी है। और उस 1 लाख सीट्स में 54,000 तो हैं वो पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिनकी की फीस एम्स को छोड़कर, आपको मालूम होना चाहिए, एम्स की जो फीस है 5 साल MBBS की, मुझे भी आश्चर्य हुआ, केवल 10,000 है। जी बिल्कुल। और जबकि पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस की भी 5 लाख 10 लाख है, और प्राइवेट की यूनिवर्सिटीज़ की 50 लाख से करोड़ 2 करोड़ है। तो आप ये देखिए, जो 20 लाख लड़का बैठता है उसमें बच्चे बहुत मेहनत करते हैं जी, और जो मिडिल क्लास के वाला बच्चा है उसका अगर हायर रैंक आए तब तो अच्छा है, लोअर रैंक आता है तो उसको प्राइवेट यूनिवर्सिटी मिलती है जिसमें कि 50 लाख 2 करोड़ होता है, तो रैंक आने पर भी वो ज्वाइन नहीं कर सकता आर्थिक कारणों से। बिल्कुल। तो वो और मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि उसका फर्स्ट 50,000 में आ जाता है। अब उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता है जी। अब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अभी भी पर्याप्त शिक्षक नहीं है, सुविधाएं नहीं है, फैसिलिटीज। तो यू आर गिविंग द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ योर कंट्री, बेस्ट स्टूडेंट जो कि आपने उसको एग्जामिन करके दिया है, बिल्कुल सही बात। दे आर गेटिंग द सेकंड ग्रेड ऑफ कॉलेजेस। तो किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, किसी भी नीति को बनाने के लिए, क्रियान्वित करने की आवश्यक है कि जो उसकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको पूरा किया जाए। आज मेडिकल कॉलेज में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में, राज्य विश्वविद्यालय में शिक्षकों की संख्या 30 से 40% कम है। तो कहने का मतलब ये है कि जो एजुकेशन है, अगर उसको मजबूत करना है तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं अभी खुली हुई हैं गवर्नमेंट की, तो उन्हें मजबूत करने की जरूरत है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो, वहाँ पे संसाधन जो है वो सारे जुटाए जाएं, तब जाके हम उम्मीद कर सकते हैं कि संभावना जो है उन्हें भरने की और सही प्रकार से पढ़ाई होने की वो संभव हो पाएगी। सीबी यादव जी, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल आपसे ज़रूर ये करना चाहूँगा कि जो एजुकेशन है इतना महंगा हो चुका है, इतना महंगा हो चुका है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर होता जा रहा है। चाहे स्कूलिंग की बात हो, एक प्री के लिए बच्चा जब एडमिशन लेने जाता हो उसकी बात हो, या फिर जैसे कि मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी या फिर MBA जैसी बड़ी पढ़ाइयों की बात हो, कैसे स्कूलिंग, कैसे कॉलेज की फीस, कैसे शिक्षा को कम किया जा सकता है, इसको मार्केटिंग करने के बजाय कैसे कम किया जा सकता है, आम आदमी की पहुंच तक पहुंचाया जा सकता है, क्या तरीका आपको नजर आता है? बहुत सिंपल और सरल है। विल पावर और आपको बजट का एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, आंकड़ों में नहीं। अगर हम जैसे पिछली बार 1.28 लाख करोड़ रुपए अलोकेशन हुआ है, जब इसका फिगर आएगा तो पता लगेगा ये 60-70,000 भी खर्च नहीं हुआ। मतलब इसको भी पूरा खर्च हम ऐसी पॉलिसियां और ऐसी कंडीशंस और टर्म्स लगाते हैं कि ये भी खर्च नहीं हो पाता है। और रही बात जैसे अभी 10,000 मेडिकल कॉलेज की सीट बढ़ाएंगे, ऐसे आंकड़े दे देते हैं, लेकिन कौन सी बढ़ाएंगे? ये प्राइवेट कॉलेजों की सीट्स को भी आप कहते हो कि हमने बढ़ाया है। मतलब ये वाली स्थितियों को आप कैसे कहोगे? आपका जेब का खर्च जो सरकार का वो कितना हुआ? और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं आपको बताऊं, मैं प्रत्यक्ष तौर पर देख रहा हूं कि आप एक पेरेंट्स अपने बच्चे का क्योंकि ये मैं खुद देख रहा हूं, इस समय महसूस कर रहा हूं कि वो पर एनम 30 लाख रुपए देता है अपने बच्चों को, और 250 बच्चों को एक साथ बैठा के, ये जयपुर की एक जयपुरी नाम से मेडिकल कॉलेज की 250 बच्चों को एक साथ बैठा करके उनको टीचिंग करवाते हैं। मैं समझ नहीं रहा ये कौन सा एजुकेशन का मॉडल हो गया जहाँ 250 बच्चों, क्योंकि UGC की गाइडलाइन है कि एक टीचर और बच्चों का अनुपात वो केवल 12 का होना चाहिए। NEP में ये 35 से ऊपर हो ही नहीं सकता एक में, जो है ना। यहाँ आप प्राइवेट कॉलेजों को किस कंडीशन, या तो उनकी मॉनिटरिंग ठीक नहीं है, या इस पूरा ये जो एजुकेशन का सिस्टम है, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक स्कीम के तौर पर बन गया है। एजुकेशन का बेसिक कंसेप्ट है वैल्यू एडिशन, किसी की भी लाइफ के भीतर, किसी के जीवन के भीतर, कि वो मूल्य निर्माण हो। अब आप इतनी महंगी एजुकेशन करके किस तरह की नई जनरेशन पैदा करेंगे हम, ये सोचने वाला
बिंदु है। तो इससे कर्जे का लेवल बढ़ रहा है। दोनों ही चीजें हैं, दोनों स्तरों पर देखो। एक पेरेंट्स की स्थिति को देखो, फर्स्ट क्लास से उस पेरेंट्स पे जो भार पड़ता है, तो पेरेंट्स की मानसिक स्थिति, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, और जब ऐसा होगा तो पेरेंट्स का खुद का इथिकल कैरेक्टर, पूरी सोसाइटी का इथिकल कैरेक्टर क्यों डिस्टर्ब होता है, नैतिकता क्यों नीचे आती है, इसके पीछे मुझे लगता है कि हमारी सरकारों की जो नीतियां हैं उसमें स्पष्ट तौर पर है। क्योंकि एक पेरेंट्स जब इनसिक्योर होगा, बच्चा इनसिक्योरिटी से है, और असुरक्षित समाज कभी भी उससे नैतिकता की अपेक्षा नहीं कर सकते कि उसमें वो मूल्य आ जाए जिससे एक आदर्श समाज का निर्माण हो। इसके लिए तो यह है कि कम से कम एक सिक्योर वातावरण पैदा करे। कम से कम ये सरकार का बेसिकली सरकार का काम ये होना चाहिए। सरकार का काम एजुकेशन, हेल्थ और फूड और मिनरल जो वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, 4 चीजें ही गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि ये चारों चीजों पर जो सबसे, जहां टैक्स का 50% पैसा हमको खर्च करना चाहिए, वहां सबसे ज्यादा वो नहीं होके सरकारों का होता है कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दे दो, है ना। आप कॉर्पोरेट के लिए सस्ती दर पर जमीन की रोजगार पैदा करेंगे, उस तरह की चीजें कर दो। बड़े बड़े एयरपोर्ट, मॉल, मैं नहीं कहता कि जरूरी नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी क्या है? पहले बेसिक तो पूरा प्रायोरिटी तो देखिए, हमको एक ऐसा समाज बनाना, प्रायोरिटी होनी चाहिए जो हैप्पी हो, जो वैल्यू ओरिएंटेड हो, जिसमें मतलब एक बेहतर तरह से सामंजस्य हो। क्योंकि मुझे लगता है विकास को देखने का जो दृष्टिकोण है वो सब्जेक्टिव है। जिसे आप विकास कहते हो, एक दूसरे पैरामीटर पर अगर मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से देखोगे तो पर्यावरण की कोष्ठ पे किया गया विकास को आप विकास कैसे कर दोगे? कि आप लाखों पेड़ काट के आप विकास कर दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो विकास अपने आप में जिसकी जो परिभाषा है वो बना रहे हैं। यही चेंज ही हमको विकसित भारत की ओर लेकर जाएंगे अगर बजट में ऐसी चीजें शामिल की जाती हैं कि एजुकेशन जो है उसको सस्ता किया जाए, यानी कम किया जाए, कि उस पे लोगों को जो लोन लेना पड़ रहा है, जिस प्रकार से वो आगे जाके कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, पैसा खर्च करने के कंपटीशन में, तो उसको अगर हम रोक पाए, गवर्नमेंट अगर रोक पाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। एक टिप्पणी करना चाहूंगा जी। अभी भी सरकारी स्कूल्स में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में छात्रों की फीस बहुत कम है अभी भी। तो महंगी नहीं है शिक्षा, लेकिन बात यह है कि फिर लेकिन वहां तो क्राइटेरिया फिक्स है ना, सीटें फिक्स हैं। नहीं, सीटें तो ज्यादा फिर बच्चे कहां जाए? नहीं, बच्चे ज्यादा जाएं, लेकिन ये बात भी है कि आप अपने संस्थानों को इतना अच्छा बनाएं। आपने देखा होगा जितने भी राज्य के महाविद्यालय हैं या जो भी विद्यालय हैं, स्कूल कॉलेज भी सरकारी हैं, वो शहर में अच्छी से अच्छी जगह है, लेकिन वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, क्लीनलीनेस नहीं है, मेंटेनेंस नहीं है। आप एज ए पेरेंट, और एक प्राइवेट सेक्टर जो है शहर के 20 किलोमीटर दूर, मतलब उस रूट को पे जाना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ क्यों नहीं है? शहर के 20 किलोमीटर क्योंकि दूर बजट नहीं है। नहीं, बजट भी है, वो भी है, बजट भी है, लेकिन पूरा बजट नहीं है, आप सही कह रहे हैं। तो हमको अपने जो पब्लिक सेक्टर है उसको इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाए ताकि उसमें हमारा जो विद्यार्थी है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो। ठीक है। आप देखिए एज ए पेरेंट, आप एज ए पेरेंट अपने बच्चे को वहीं भेजेंगे जहाँ की साफ सुथरा हो, सफाई हो, टॉयलेट्स अच्छे हो, सफाई हो, पढ़ाई हो, और बच्चों को सुविधा हो, फर्नीचर बैठने को। और आप राजकीय महाविद्यालय में जाइए तो उसकी स्थिति बड़ी अजीब है। आपको पता हो शायद 2015 में एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक किसी ने याचिका दी थी कि सरकारी जो कॉलेजेस हैं, विद्यालय हैं, उनमें सुधार किया जाए। और हाई कोर्ट ने ये कहा कि जब तक सरकारी कर्मचारी अपने बच्चों को उस विद्यालय में नहीं पढ़ाएंगे तब तक उसमें सुधार नहीं आ सकता। लेकिन उस पर अभी भी कोई चर्चा नहीं करनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो कर रहे हैं, अगर वो सही बात है कि अगर वो सरकारी स्कूलों तक पहुंचे, उनके बच्चे अगर पहुंचेंगे, सरकारी जो कर्मचारी उनके बच्चे अगर वहां पहुंचेंगे, तो जरूर परिवर्तन की उम्मीद हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें इतनी सी बात है कि गवर्नमेंट सेक्टर के जितने भी स्कूल हैं, चाहे कॉलेज हैं या एजुकेशन के बाकी जो संसाधन हैं, वो पर्याप्त नहीं हो सकते पूरे देश के लिए। तो ऐसे में ओवरऑल अगर हम बात करें शिक्षा की, ओवरऑल हम बात करें प्राइवेट सेक्टर की भी, तो वहाँ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का अगर दखल होता है तो जाके कहीं आम आदमी के लिए कुछ मजबूती से चीजें हो पाएंगी। जी हाँ, उनकी भी फीस का स्ट्रक्चर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए। क्राइटेरिया कहीं ना कहीं एक फिक्स होना चाहिए ताकि बजट का अगर हिस्सा उसमें बढ़ाया जाए तो ये चीजें जो है पॉसिबल हो पाएंगी। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, बेहद महत्वपूर्ण है अशोक जी, कि अभी इस समय सबसे बड़ा जो सवाल इस समय देश के अंदर है वो है कि पढ़े लिखे बेरोजगार का, यानी कि
अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो अनएजुकेटेड है, उसको तो फिर भी रोजगार मिल जाएगा, लेकिन पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है वो ज़्यादा घूम रहा है बिना रोजगार के। तो ऐसे में सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या स्वरोजगार, क्या संभावना नजर आती है और बजट में कैसे इम्प्लीमेशन इसका हो सकता है? देखिए, आपने बहुत ही एक सेंसिटिव इशू के बारे में बात करी है जी। जो बेरोजगारी जो है ये बड़ा क्वेश्चन है जी। अब क्यों बेरोजगारी इतनी है ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। आजकल ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयबिलिटी इज मोर सीरियस देन अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल। आज जो हमारी शिक्षा हो रही है उसमें विद्यार्थियों का ज्ञान कितना है, एक स्किल की रिपोर्ट है, उसमें लिखा है कि 50% जो है वो इतने स्किल्ड ही नहीं है कि दे आर कैन बी गिवन जॉब। जी। तो एक बेरोजगारी का दूसरा ये है कि प्राइवेट सेक्टर, और आप हर एक समय की बात होती है कि हर आदमी सरकारी नौकरी चाहता है। सरकार में तो इतनी नौकरी है नहीं, प्राइवेट में क्यों नहीं जाता। लेकिन आपको ये शायद मालूम होगा, ये कभी आप नहीं सोचते वो सरकारी नौकरी क्यों चाहता है, प्राइवेट में क्यों नहीं चाहता। है नौकरियां, मैं और का तो नहीं जानता लेकिन एकेडमिक्स का जानता हूँ। इतनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं। एक पब्लिक यूनिवर्सिटी में जो एक लेक्चरर बनता है उसकी जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो वही है जो यूजीसी की है, प्राइवेट की और पब्लिक की। लेकिन पब्लिक में जो सरकार में जो नौकरी लगती है उसके असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो 75,000 1 लाख रुपए उसको मिलता है करीब। और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 20,000 25,000 सेम क्वालिफिकेशन। तो इसलिए अब ये नियम सरकार ही बनाती है, एक्ट में लिखा हुआ है एज पर यूजीसी नॉर्म्स, लेकिन दे आर नॉट गेटिंग इट। वहाँ सैलरी भी तो बराबर होनी आप चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर की सैलरी उतनी कर दीजिए, एकेडमिक से बात कर रहा हूँ और किसी बात कर रहा हूँ, जितने की पब्लिक में है, तो देखिए आएगा नहीं आपकी तरफ कोई, वही प्राइवेट में जाएगा। बिल्कुल सही बात है। वहाँ अगर उनको वो फैसिलिटी मिल जाती है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम बेसिक चीजों को जानने की कोशिश नहीं करते, उनका रीजन जानने की कोशिश नहीं करते कि हम प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं जाना चाहते। एकेडमिक्स में जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और दूसरा ये है उसकी जो सैलरी जो कंपोनेंट है वो भी बहुत कम है। आप इन चीज को भी तो देखिए ना, दैट इज वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट। पर ये डिसाइड कैसे हो अशोक जी? समस्या ये है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको भरोसा नहीं है कि आप 6 महीने भी काम करेंगे या नहीं करेंगे, साल भर काम करेंगे या नहीं करेंगे। यानी कि संस्थान को अगर लगा कि आप ठीक है, आपने सारे नॉर्म्स क्लियर करके फिर वहाँ पे इंटरव्यू लिया और आपने नौकरी भी पाई, लेकिन आपकी कोई गारंटी नहीं, जॉब गारंटी नहीं है आपकी। क्या गवर्नमेंट को जॉब गारंटी को लेकर कुछ करना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में भी, ताकि जो पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं उनकी संख्या जिस प्रकार से बढ़ती जा रही है वो कम हो सके, वहाँ उनको अगर जॉब गारंटी मिल जाए। देखिए, जॉब गारंटी का तो कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नेचुरली हर जगह अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। पहले यही कहते थे कि भाई सरकार में चले जाओ, हैं कहीं ना सरकार में चले जाओ तो एक बार चले जाओगे तो रिटायर हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट में अगर काम नहीं करोगे तो निकाल दिया जाए। तो अकाउंटेबिलिटी तो है, पर काबिल है तभी तो आपका सिलेक्शन हुआ। हाँ वो तो है, लेकिन काबिल होने के बाद सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन आपने काम ही नहीं किया तो फिर क्या होगा? आपने पढ़ाया ढंग से नहीं, आप अटेंड नहीं किया। तो ये बहुत, अभी देखिए जहाँ तक बात है, बात तो बड़ी विस्तृत है, विचार की है शिक्षा के बारे में। अभी राजस्थान सरकार ने क्या किया है, आपने महाविद्यालय तो खूब खोल दिए, 35 यानी कितने महाविद्यालय खोल दिए, और उसमें जो शिक्षक अपॉइंट करेंगे वो संविदा पे करेंगे, और उसको जो आप सैलरी देंगे वो 28,000 देंगे, 28,000। अब जिस शिक्षक का भविष्य नहीं सुरक्षित है, वो छात्रों का भविष्य कैसे सुरक्षित रखेगा? सही बात। तो ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन इस पे मैं यही कहता हूँ, जैसे पहले भी कहा, आपने भी कहा, बेसिक रीजंस पे विचार करना चाहिए। और बजट में बहुत सारी संभावनाएं होती हैं, इन सबको लेकर अगर वो कर दी जाए, इम्प्लीमेशन उनका हो जाए, तो हमें एक सच में बहुत बड़ा और विकसित भारत देखने को मिलेगा। सीबी यादव जी, इसके साथ मैंने एक और पॉइंट जोड़ा था इसमें, रोजगार को लेकर तो हम काफ़ी सालों से चर्चा कर रहे हैं कि साहब पढ़े लिखों की जो बेरोजगारी है वो कहीं ना कहीं इस देश का चाहे छिपा हुआ मुद्दा हो, लेकिन मेरे मानने से या फिर हमारे मानने से देश का सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए वो। इसके साथ ही स्वरोजगार को लेकर क्या आपको लगता है कि क्या संभावनाएं नजर आती हैं? वो जो सपना दिखाया गया था आज से लगभग 10 साल पहले स्वरोजगार को लेकर, उसका इम्प्लीमेशन उस हिसाब से हो पा रहा है, आपको लगता है क्या? देखिए, स्वरोजगार डेवलप कैसे हो, मतलब एक व्यक्ति जो स्वरोजगार हम समाज में बनाना चाहते हैं, तो नंबर 1 तो हमारे पास
जो हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज है वो स्किल्ड होना चाहिए। नंबर 2, उस स्किल्ड जो व्यक्ति है उसके अनुरूप डिमांड होनी चाहिए समाज के भीतर। और तीसरी चीज़ है कि फिर उसको जिस क्षेत्र में जाए वहाँ एक सिक्योरिटी हो। अब हमारे पास ये तीनों ही पिलर कमज़ोर है। पहले तो हमारा पूरा जो एजुकेशन का मॉडल है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बेस कर दिया सारा। तो सारा इस युवा की जो एक उम्र है, जो स्किल डेवलपमेंट की उम्र है, उसको हम कंपटीशन के अंदर तबाह कर रहे हैं। अब चूंकि ये नीतिगत है, हम ये नहीं कह सकते कि पेरेंट्स ये नहीं सोच रहे, जब आपके पास लास्ट ऑप्शन खत्म हो जाता है तब वो जाता है इसमें। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए कि हम स्किल्ड हो भी गए तो समाज में उस तरह की डिमांड क्रिएट नहीं हो रही है। और तीसरी तरफ अगर प्राइवेट सेक्टर में वो लग भी जाता है तो जैसे अभी बात हो ही रही है, उसके पास सिक्योरिटी नहीं है। मैं जो चीज़ समझ पाया हूँ, जो मैं मतलब अलग अलग सामाजिक क्षेत्रों में काम करके जो मुझे मेरी समझ बनी है, वो ये है कि सरकारों का डुअल कैरेक्टर होता है। वो जो सामने फैक्ट रखती है, वो चेहरा रखती है गरीब का, आम आदमी का और चीज़ों का। और जो नीतियां बनती है वो एलिटिज्म पॉलिसीज बनती है हमारे यहाँ, क्योंकि और वो कभी शोर नहीं करता एलिटिज्म, बिल्कुल वो उनकी एक्सेस होती है सरकारों तक। और यही इसी का रिजल्ट है कि ये अनरेगुलेटेड फीस, अनरेगुलेटेड हॉस्पिटल्स, और यही तमाम चीजें हैं कि हर सरकार गरीब का, आम आदमी का, मध्यम वर्ग की बात करती है। फिर ये डेटा के भीतर अनइक्वलिटी क्यों बढ़ रही है? मतलब बहुत क्लियरली है कि सरकारों के पास एक्सिस जो होता है वो इस इलिट क्लास का होता है, वो अपने अनुकूल पॉलिसियां बनाता है। और इम्प्लीमेशन के लेवल पर आप पॉलिसी कैसी भी बना दो, जैसे अभी बात कर रहे हो आप यूजीसी की गाइडलाइन देखोगे तो वो वही पे कर रहे होते हैं वहाँ टीचर्स को, वही जो गवर्नमेंट के टीचर्स को पे कर रहे होते हैं। लेकिन आप धरातल पर देखोगे तो बिल्कुल वो अलग स्थितियां नजर आएगी। और फीस जैसे वो इतनी ही ले रहे हैं क्योंकि वो दिखा रहे हैं कि हमारे एक्सपेंडिचर इतने हो गए। मतलब ये जो डेवलपिंग, एक किसी समय रिक्स ने कहा था ये बात कि ये बहुत डुअल कैरेक्टर का देश होते हैं ये जो डेवलपिंग कंट्रीज, और हम थोड़ा सा उससे निकले। विकसित भारत मुझे नहीं लगता जब तक हमारा चरित्र, सरकारों का चरित्र, हमारे समाज का चरित्र, हमारी व्यवस्था का चरित्र में ये जो कथन और जो एक्ट, मतलब दोनों के बीच के चरित्र का जो गैप अगर कम नहीं होगा तो कभी मैं विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकता। सबसे पहले तो ये गैप कम होना चाहिए। कागजों से निकलकर धरातल पर जब तक वो आएंगे नहीं ये आंकड़े, तब तक संभावना कुछ भी नहीं हो पाएगी। जो सवाल मैंने आपसे किया था सीबी यादव जी, उसी में एक कड़ी और मैं जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि स्वरोजगार की जब बात चली थी तो क्या बजट में एक बड़ा हिस्सा लोन सेक्शन यानी एजुकेशन लोन, या फिर बात करें हम खुद के स्वरोजगार को लेकर तो वहाँ खुद का बिजनेस खोलने के लिए एक बड़ा लोन सेक्शन होना चाहिए क्या, और क्या संभव है ये? क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो लोन लेने में ही स्वरोजगार वाले किसी भी व्यक्ति को आती है। उसके जो चक्कर हो जाते हैं बैंक में, जो डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे वो लोग मांगते हैं वो इतने ज़्यादा होते हैं कि हो सकता है वो उम्मीद खो बैठता है और खुद की ज़मीन बेच के हो सकता है वो अपना काम कर ले। और मुझे लगता है लोन के साथ में उसके साथ उसका स्किल डेवलपमेंट कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि कई बार लोन तो ले लेता है लेकिन वो लोन लेकर के और फिर उसका व्यवसाय नहीं चल पाता क्योंकि उसके पास उसकी समझ नहीं है, उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है। तो उस व्यक्ति का जीवन और ज्यादा गिरफ्त में आ जाता है। इस विषय में सरकार ने बहुत सी स्टार्टअप योजनाएं बनाई हैं, दे आर गुड एनफ। स्टार्टअप योजनाएं हैं, उसमें डॉक्यूमेंट्स का जो प्रोसेस है बहुत लंबा है। हाँ, उसमें कुछ हाँ वो मतलब उसको सरलीकरण हो उसका, लेकिन दैट इज ए गुड प्रोजेक्ट। स्टार्टअप प्रोजेक्ट इज गुड प्रोजेक्ट। तो उसमें आपको अगर स्किल है तो नेचुरली स्किल तो चाहिए, किसी भी कार्य के लिए चाहिए। और जो विश्वविद्यालय हैं उसमें आपको इस तरह के रोजगार जो है वाले जो पाठ्यक्रम है उनको लागू करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को हो इसका बेनिफिट मिले। और बहुत सी चीज़ें क्षेत्र ऐसा है, जैसे मैं बताऊं राजस्थान में मैंने देखा है कि हमारे यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में माइक्रोबायोलॉजी एक सब्जेक्ट है और वो बड़ा अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे बंद होता चला। जबकि आपने देखा होगा कि कोविड के समय में उसकी बड़ी डिमांड हुई। वो क्यों नहीं आगे बढ़ा? क्योंकि राजस्थान में केमिकल इंडस्ट्रीज खुली नहीं। गुजरात में देखिए तो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ सो मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज। तो हमें रोजगार के पाठ्यक्रम के साथ साथ रोजगार की सुविधाएं भी होनी चाहिए। इंडस्ट्री तो खोलिए आप, रोजगार के लिए उनके अवसर तो प्रदान करिए आप। बिल्कुल, उसके लिए तो करना चाहिए। अब देखिए क्योंकि समय बिल्कुल सीमित है तो आखिरी एक सवाल मैं आप दोनों से करना चाहूंगा।
बजट 2026 को लेकर आपको क्या लगता है कि गेम चेंजर क्या हो सकता है अशोक जी? मैं तो समझता हूँ कि गेम चेंजर शिक्षा के प्रति होना चाहिए, और अगर सरकार जो है वो जो भी योजना बनाए एक अच्छी योजना बनाए, और शिक्षा के लिए आवश्यक है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा मजबूत करना चाहिए। सभी विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में संपूर्ण रूप से शिक्षक भर्ती होनी चाहिए शीघ्र से शीघ्र, ताकि जहाँ हम विश्व गुरु तभी बनेंगे जबकि हम छात्रों को एक अच्छा गुरु देंगे। तो जब हमारे छात्र योग्य होंगे एक अच्छे गुरु कारण, तभी हम विश्व गुरु बनेंगे। और इसके लिए सबसे आवश्यक है कि हम सभी महाविद्यालय विश्वविद्यालय में शीघ्र से शीघ्र उनके जो शिक्षकों के रिक्त स्थान है उनको पूर्ण रूप से भरा जाए, और जितने लैब हैं, सुविधाएं हैं, प्रयोगशालाएं हैं, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, आजकल ब्रॉडबैंड वाला स्ट्रक्चर भी है, क्योंकि हम AI की बात करते हैं। तो जब ये सब चीज़ें उपलब्ध होंगी तो वास्तव में हमारा देश एक विकसित देश होगा। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर एजुकेशन पार्ट को हम देखते हैं तो अगर ये मजबूती से डेवलप होता है तो ये कहीं ना कहीं गेम चेंजर हो सकता है। जी हाँ। इसके साथ ही सीबी यादव जी, आपको क्या लगता है गेम चेंजर क्या हो सकता है? AI की भूमिका भी आपको क्या नजर आती है? क्या लगता है कि कुछ संभावना है बजट में जो कि कोई बड़ा चेंज ला सकती है? वो शिक्षा से जुड़ा हुआ ही है। कोई मतलब AI जो है अभी उस पे ये सोचना कि वो बड़ा चेंज लाएगी, मुझे लगता है कि सबसे बुनियादी जरूरत तो एजुकेशन है, क्योंकि अगर वो समाज एजुकेट ही नहीं होगा तो वो AI का सदुपयोग भी नहीं कर पाएगा। तो सबसे बड़ी जरूरत है कि अब तो हमें ये 6% वाले में बिल्कुल कतई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 6% GDP का तो खर्च करे ही करे, कम से कम हम ये तो रखे ही बजट का, और साथ ही हम हायर एजुकेशन में रिसर्च को और ज़्यादा बढ़ाएं। लेकिन इसके साथ मेरी 2 चीज़ों पे ज़रूर हमेशा फोकस रहता है। वो रहता है कि आम आदमी का जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो। इसके लिए ज़रूर उन्हें उतना तो चीज़ें दी जाए कि वो कम से कम सोच सके अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा। इसलिए मैं इस बारे में एक मेरा फोकस है किसान, और दूसरा फोकस है जो गरीब मनरेगा श्रमिक और इस तरह के जो लेबर है, जो असंगठित क्षेत्र का श्रमिक वर्ग है, उसके लिए मुझे लगता है एक सिक्योरिटी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वर्ग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है। और अगर कोई तनाव में समाज होगा तो वो अपराध को जन्म देगा। वो समाज कभी भी अहिंसा पे या वो समाज कभी भी नैतिकता पे नहीं बिल्कुल बनेगा। सही बात है। और अल्टीमेटली वो पूरी तरह से घूम फिर करके हमारे ही ऊपर दिक्कतें आती है। एक लास्ट लाइन में बोलना चाहूँगा, अगर आप अनुमति दें। जी। जैसा कि हम सब बात कर रहे हैं, आपने भी बात करी, शिक्षा वास्तव में किसी भी देश के समृद्धि और विकास के लिए और आर्थिक विकास के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और ऐसा भी कहा गया है कि किसी भी देश को बर्बाद करना हो तो एटम बम की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा व्यवस्था उसकी अगर बर्बाद हो जाएगी तो देश अपने आप में। तो इसलिए शिक्षा का जो महत्व जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर एक अच्छा शिक्षक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शिक्षा चाहिए, और वो शिक्षक अगर अच्छा होगा तभी एक अच्छा कृषक बनेगा, एक अच्छा वैज्ञानिक बनेगा, एक अच्छा डॉक्टर बनेगा, एक अच्छा जवान बनेगा। तो शिक्षा इसी लाइन में मेरी भी एक लाइन है कि केवल पैसा ही नहीं, शिक्षा अच्छी तभी होगी जब शिक्षक बेहतर होंगे। इसलिए शिक्षकों की ट्रेनिंग का मैकेनिज्म मुझे लगता है बिल्कुल सही बात है, ये सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। देखिए, एजुकेशन, कृषि, MSME, निवेश और निर्यात अगर बजट में ये केंद्र बिंदु हो जाते हैं तो हमें लगता है 2026 का बजट बहुत मजबूत होगा और आगे इस देश के भविष्य के निर्माण में अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभा पाएगा। आप दोनों इस पूरी चर्चा में शामिल हुए, आपने जनता तक बेहद महत्वपूर्ण बिंदु जो है पहुंचाए, आप दोनों का आभार। 2026 का ये बजट जो कि रविवार को पेश होने वाला है, इसको लेकर अभी कुछ और डिबेट्स हैं, वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। आपकी जो प्रतिक्रिया है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप हम तक पहुंचाइए, ताकि आपसे जुड़े सवाल हम कार्यक्रम में ज़रूर शामिल कर पाएँ। अगला जो हमारा कार्यक्रम होगा उसमें हम आपकी तमाम प्रतिक्रिया शामिल करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही 2026 बजट को लेकर क्या कुछ उसमें सामने आ पाता है, 2026 के बजट में क्या कुछ शामिल किया जाता है, आपको क्या मिला, आपके हक का क्या मिला, ये सारी बातें होंगी बजट को लेकर भी। इसलिए बने रहें पत्रिका के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।